औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे वैन खाके। तो वैन खाके सेट लिखने के लिए बंद शक्ल का इस्तेमाल सबसे पहले बरतानवी फिलोसोफर जॉन वैन ने किया। इसीलिए ऐसे अशकाल को वैन खाका कहते हैं। मुख्तलिफ सेट के दरमियान ताल्लुक समझाने के लिए और सेट पर मबनी मिसालें हल करने के लिए इन खाकों का बेहतर तौर पर इस्तेमाल होता है। वैन खाकों के जरिए सेट किस तरह दिखाए जाते हैं इसे मिसालों के जरिए समझेंगे। जैसे सेट ए है, इसके सेट ए में रुकन है 1 2 3 4 5। तो आप वैन खाके के जरिए इसको बंद शक्ल में, मुरब्बे में, मुसल्लस में, दायरे में या इस तरीके की बेहतरी शक्ल में आप लिख सकते हैं। और सेट के अल्फाज, सेट का नाम बड़ी ABCD से यहाँ या यहाँ भी जाहिर कर सकते बाहर से। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। इसको आप मुस्ततिल में भी लिख सकते। अगर आपने ऐसा लिखा तो भी चलेगा मुस्ततिल में। अगर आपने मुरब्बे में लिखा तो भी चलेगा, मुसल्लस में लिखा तो भी चलेगा, इस तरीके से। अब सेट में ताल्लुक समझाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये दो सेट है ए और बी, तो सेट ए का हर रुकन सेट बी का हर रुकन सेट ए में शामिल है। जैसा मैंने यहाँ लिखा तो ये सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट बी है 1 3 5 7। तो सेट बी का हर रुकन सेट ए में शामिल है, तो इसलिए सेट बी को सेट ए का ज़मनी सेट बोलते हैं। इसको ये वाली अलामत से जाहिर करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि सेट बी सेट ए का ज़मनी सेट है। सेट बी सेट ए का ज़मनी सेट है कब? जब सेट बी का हर अरकान सेट ए में शामिल है पूरी तरीके से। इसको वैन खाके की मदद से इस तरह दिखाते हैं कि ये सेट ए तो यहाँ और ये सेट बी तो ये बी, तो इसमें है 1 3 5 7 और जो बचे हुए हैं 2 4 6 और ये 8 ये बाहर लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला हिस्सा है, जो दायरे में लिखे हुए अदद है, वो ए में भी शामिल है, बी में भी शामिल है। इस तरीके से वैन खाकों का इस्तेमाल करके हम ये भी लिख सकते, ज़मनी सेट भी बता सकते, सेट के ताल्लुक भी बता सकते। आइए उसके बाद आफाकी सेट। तो आफाकी सेट यूनिवर्सल सेट, आफाकी सेट या इसका दूसरा नाम है कायनाती सेट। आफाकी सेट या कायनाती सेट, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो हम जिस सेट पर गौर करने वाले हैं वो इन तमाम सेट को शामिल करने वाला एक बड़ा सेट है। आफाकी सेट के तौर पर लिया जाता है। इसके बाहर के अरकान पर हम गौर नहीं करेंगे। एक जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें तमाम सेट शामिल रहते हैं उसको बोलते हैं आफाकी सेट। उसके बाद एक दूसरा सेट है आपके पास मुकम्मिला सेट। मुकम्मिला बोले तो उलट, मुकम्मिला सेट। मुकम्मिला के आमतौर पर समझने के लिए समझिए कि मुकम्मिला कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उलट। तो फर्ज कीजिए यू आफाकी सेट है आपकी किताब के पेज नंबर 10 पर। फर्ज कीजिए यू आफाकी सेट है। अगर बी जो है वो ज़मनी सेट है यू का, तो सेट बी में मौजूद नहीं, लेकिन आफाकी सेट में मौजूद अरकान के सेट को सेट बी का मुकम्मिला सेट कहते हैं और इसे सेट बी
मुकम्मिला है। जैसा यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता कि यू जो है आफा की सेट के लिए कि यू में अरकान आफा की सेट या कायनाती सेट, तो यू के अरकान है 1 3 9 11। यू में अरकान है 1 3 9 11 13 18 19 13 18 19। अभी बी में जो अरकान है वो है 3 9 11 13। अभी यहाँ देखिए बी का मुकम्मिला सेट, तो इसको बी डैश से जाहिर करते हैं, या यहाँ पर बी के सर पर ऊपर सी लिख देते, तो ये होता है इसका मुकम्मिला सेट बी डैश। तो ऐसे अरकान जो बी में शामिल नहीं है मगर यू में आफा की सेट में शामिल है, जैसा बी के पास 1 नहीं है तो ये 1 11 18 और 19, ये जो सेट है बी डैश, ये बी का मुकम्मिला सेट हो गया। बी का मतलब सेट हो गया मुकम्मिला सेट। सॉरी 11 नहीं होगा इसमें, 11 नहीं, 1 18 19, ठीक है, 1 18 और 19। मतलब ये अरकान ऐसे अरकान है जो सेट बी में शामिल नहीं है मगर सेट यू में शामिल है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसके बाद देखिए मस्ट नंबर 1.3 कि अगर ए, पहला सवाल कि अगर ए जो है वो सेट ए में अरकान है ए बी सी डी ई, बी में है सी डी ई एफ और सी में है बी डी और डी में है ए ई, तो ज़ैल के से कौन सा बयान सही और कौन सा बयान गलत है लिखिए। तो देखिए इधर मैं सेट लिख के बताता हूं आपको कि ए के अरकान है ए बी सी डी ई, बी के अरकान है सी डी ई एफ और सी के अरकान है बी डी और डी के अरकान है ए ई। तो पहला बयान इसमें आपको पूछा कि सी जो है ये ज़मनी सेट है बी का, सी जो है ज़मनी सेट है बी का, तो सी के हर अरकान, सी में 2 अरकान है बी और डी, तो बी और डी जो है बी में शामिल है क्या, बी में बी नहीं है डी है, एक ही अरकान शामिल है, इसलिए ये बयान कैसा है गलत है, यह लिखने का बयान गलत है जवाब। दूसरा पूछा उसने आपको कि ए जो है ये ज़मनी सेट है डी का, ए डी का ज़मनी सेट है, तो ये बयान भी कैसा है गलत है क्योंकि डी में 2 ही रुकन है और ए में बहुत सारे रुकन है, तो ए जो है इसका ज़मनी सेट नहीं हो सकता, तो बयान गलत है। उसके बाद आपको उसने पूछा है कि डी जो है तीसरा, डी जो है ये ज़मनी सेट है बी का, तो डी ज़मनी सेट है बी का, तो बी के बाद देखिए यहाँ ए नहीं है ई है, ए का 1 नहीं है, तो ये बयान कैसा है गलत है। उसके बाद डी जो है ये ज़मनी सेट है ए का, ये नंबर है चौथा, डी जो है ज़मनी सेट है ए का, तो डी के पास 2 अरकान ए और ई है और ए में ए और ई दोनों भी शामिल है, मतलब डी जो है वो पूरी तरीके से ए में शामिल है, इसलिए डी जो है वो ए का ज़मनी सेट है, तो जवाब में लिखने का ये बयान सही है। उसके बाद नंबर 5 में उसने पूछा कि बी जो है वो ज़मनी सेट है ए का, बी देखिए बी में भी कितने हैं 1 2 3 4 और इसमें जो है सी भी है डी भी है ई भी है मगर एफ नहीं है, तो ये बयान कैसा है भी गलत है क्योंकि बी जो है वो पूरी तरीके से ए में शामिल नहीं है, इसलिए गलत है। उसके बाद पूछा उसने कि सी जो है वो ज़मनी सेट है ए का, छठे में पूछा कि सी ज़मनी सेट है ए का,
सी में दो अरकान है बी और डी, ए के पास बी और डी दोनों भी है, मतलब ये कि सी जो है ये पूरी तरीके से ए में शामिल है, इसलिए सी ए का ज़मनी सेट है। लिखने का जवाब में ये बयान सही है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 1.3 सवाल नंबर 2, 1 से 20 तक तबैयदात के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर सेट एक्स और सेट वाई वैन खाके से जाहिर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि सेट एक्स जो है दिया हुआ है कि तमाम एक्स का सेट है, जबकि एक्स कैसा है, एक्स तबई अदद है, और कैसा तबई अदद है कि 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। उसके बाद दूसरा दिया उसने कि y जो है ये तमाम y का सेट है, जबकि y जो है ये तबई अदद है, और y कैसा तबई अदद है कि y जो है ये 1 से 20 तक के दरमियान मुफर्रद अदद है। y 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है। ठीक है, अभी आपको बोला गया है कि 1 से 20 तक तबई अदद को आफाकी सेट के तौर पे लेना है। ठीक है, तो ये u लिखते यूनिवर्सल से, इसको u से जाहिर करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया आफाकी सेट। अब यहाँ देखिए कि x जो है वो कैसा है कि तबई अदद है और 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, मतलब x जो है ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इसी तरीके से y कैसा है कि ये 1 से 20 के दरमियान जो है मुफर्रद अदद है। तो 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, अब आफाकी सेट के तौर पे अगर हम लेंगे तो ये हो गया बड़ा आफाकी सेट U वाला। आपको ये सेट पेंसिल से ड्रॉ करना है, U वाला, इसको नाम दे दिए U। अब इसमें देखिए आप कि इसमें एक ऐसा अदद है ये 13 जो दोनों में शामिल है, x में भी और y में भी। तो आप सिंपल ऐसा बना सकते हैं, ये x और ये y, ये x और ये y, मगर ये वाला जो हिस्सा है दोनों में, ये यहां रहेगा 13, क्योंकि 13 ऐसा अदद है जो दोनों में शामिल है। ठीक है, ये अदद रहेगा 13। उसके बाद आप यहां लिख दो कि ये है 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इधर लिखेंगे तो 2 3 5, एक मिनट दूसरे चौक से कलर से लिख देता, जल्दी समझ में आएगा। तो ये 2 3 5 7 11 13 लिखा हुआ है, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। अब इसमें जो अदद बच गए वो बचे हुए अदद ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये 1 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 छूट गया था तो ये 4, फिर 5 आ गया, 6 छूट गया था तो फिर 6, फिर 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, फिर 15 छूट गया था तो ये 15, फिर 16, फिर 17 आ गया तो फिर ये 18, फिर 19 आ गया तो ये 20। इस तरीके से इसका वैन खाके की डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 3 में उन्होंने पूछा था
कि U एक सेट दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो U, P और P डैश वैन खाके के जरिए दिखाइए। उसके बाद P डैश P बराबर P की तस्दीक कीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल उसमें दिया, उसने आपको U आफा की सेट दिया है, तो आफा की सेट लिखते हैं पहले कि U बराबर 1 2 3, U बराबर सेट है 1 2 3 7 8 9 10, 8 9 10 11 12। उसके बाद में P जो है वो सेट है 1 3 7 10, और यहाँ आपको पूछा उसने P डैश, तो पहले P डैश निकाल लेते। P डैश मतलब वो अरकान जो P में नहीं है मगर U में है, तो P के पास 1 है तो इसमें 1 नहीं आएगा। उसके बाद P के पास 2 नहीं है तो इसमें 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 छोड़ देना है, 7 है 7 छोड़ देना है, तो उसके बाद आ जाएगा 8 9 10 छोड़ देना है, 11 और 12। ये हो गया P डैश। अब आपको ये वैन खाकी के जरिए बताना है, तो ये आफा की सेट। अब यहां पर देखो कोई ऐसा अदद नहीं है जो इनमें दोनों में मुश्तरिक है, ऐसा एक भी अदद नहीं है कि जो दोनों में एक साथ शामिल है, इसलिए ये वाले जो सेट बनेंगे दोनों अलग अलग बनेंगे। ये हो जाएगा U, तो ये हो गया P, और ये हो जाएगा P डैश, दोनों अलग अलग बनेंगे P डैश। तो P में जो अरकान है वो है 1 3 7 10, और P डैश में जो है वो है 2 8 9 11 और 12। सॉरी चौक दूसरा ले लेते, ये वाला लिखा, और 2 8 9 11 और 12। ये हो जाएगा P डैश, P डैश P, और ये वाला हो जाएगा U आफा की सेट। तो इसमें से एक भी अरकान ऐसा नहीं है, पूरा सेट P और P में, इसलिए बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि तस्दीक कीजिए कि P डैश P, P डैश P का मतलब होता है ये P का मुकम्मिला सेट और इसका मुकम्मिला सेट, तो ये किसके बराबर है? P के बराबर है, ये आपको साबित करना है। तो P का मुकम्मिला सेट और इसका मुकम्मिला सेट मतलब P डैश में वो अरकान लेना है आप जो P डैश में भी नहीं है मगर U में है। तो यहाँ U में 1 है, इसके पास 1 नहीं है, सबसे पहले यहाँ 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 छोड़ देना है, फिर इसके पास 3 नहीं है तो 3 लिख लेना है, फिर 7 नहीं है तो 7 लिख लेना है, 8 छोड़ देना, 9 10 लिख लेना है, 11 12 छोड़ देना है। तो ये जो है ये आ गया P डैश का मुकम्मिला सेट, मतलब P डैश का डैश, P डैश और P डैश इसका मुकम्मिला सेट। तो ये वाले जो अरकान है लिखिए 1 3 7 10, 1 3 7 10, ये किसमें शामिल है? पहले से P में। तो P डैश P ये किसके बराबर है? P के बराबर, ये साबित करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि एक कोई सेट है वो, तो सेट A के कोई भी 3 ज़मनी सेट लिखिए। बहुत आसान सवाल है, आप इसके कोई भी ज़मनी सेट लिख सकते। ये सवाल ऐसा समझने का होमवर्क है। सेट A में अरकान दिया हुआ है, सेट A के अरकान है 1 3 2 7। तो ज़मनी सेट में आप इसके कोई भी लिख सकते, नाम देकर लिखे, फिगर देके लिखे तो 1 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 2 7 भी आ जाएगा, जितने चाहे आप उतने लिख सकते। ओपन नीड वाला सवाल है। उसके बाद जेल के सेट में कौन सा सेट दूसरे कौन से सेट का ज़मनी सेट है लिखिए। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में देखिए कि जेल के सेट में से कौन सा सेट
दूसरे कौन से सेट का जमनी सेट है? लिखिए, पहला है पी, ये पुणे के बाशिंदों का सेट है। पी ये सेट है पुणे के बाशिंदों का, बाशिंदे यानी पुणे में रहने वाले लोग, तो पुणे के बाशिंदों का सेट, बाशिंदे यानी पुणे में रहने वाले लोग। उसके बाद है एम जो है ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट, तो एम मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट। उसके बाद है आई, तो ये इंडिया, इंदौर के बाशिंदों का सेट। और बी ये भारत के बाशिंदों का सेट, भारत के बाशिंदों का सेट। उसके बाद है एच, ये महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट, ये महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट। तो आपको लिखना है कि कौन सा सेट किस सेट का जमनी सेट है। तो आपको मालूम है कि पूना जो है ये महाराष्ट्र में है, पूना कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो पहले तो जवाब में लिख सकते हैं आपके पी जो है ये जमनी सेट है एच का, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आई जो है ये जमनी सेट है एम का। उसके बाद भारत, तो भारत में पूना भी आता, मध्य प्रदेश भी आता, इंदौर भी आता और महाराष्ट्र भी आता। तो बी जो है, पी जो है ये जमनी सेट है बी का, एम भी जमनी सेट है बी का, आई भी जमनी सेट है बी का और एच भी जमनी सेट है बी का, ठीक है। उसके बाद वाला सवाल है क्या मस्कुरा बाला, दूसरा नंबर का, कि मस्कुरा बाला यानी ऊपर में से कौन सा सेट दिगर तमाम सेट के लिए आफा की सेट के तौर पर लिया जाएगा। तो कौन सा सेट इसमें आफा की सेट रहेगा? सबसे बड़े वाला सेट, सबसे बड़ा सेट इसमें कौन सा है? ये भारत वाला सेट, क्योंकि ये भारत में पूना भी है, मध्य प्रदेश भी है, इंदौर भी है और महाराष्ट्र भी है। तो सेट बी क्या आएगा जवाब? सेट बी आफा की सेट के तौर पर लिया जाएगा। उसके बाद नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, उनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट इन तमाम के लिए आफा की सेट के तौर पर लिया जाएगा। तो पहला है कि ए जो है सेट है 5 के ज़ब्त में एदाद का सेट। 5 के ज़ब्त में बोले तो 5 के पाड़े में आने वाले अदद, 5 1 का 5, 5 2 10, 5 6 15, तो 5 10 15 20 ऐसे अदद का सेट। 7 के पाड़े के एदाद का सेट, 12 के ज़ब्त के एदाद का सेट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सेट, मुताला कीजिए और बताइए। ये आपके लिए होमवर्क सवाल नंबर 6 वाला और सवाल नंबर 7 वाला। दोनों भी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जिसको कुछ परेशानी गई आप नीचे बता सकते कमेंट्स में।